कांवड़ यात्रा बाबा बागेश्वर से जुड़ी खबरों की आगे बात हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बात उस शुभ समाचार की कर लेते हैं जो आज छत्तीसगढ़ और यूपी को मिलने वाली है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 शहरों के ताबड़तोड़ दौरे पर निकल गए हैं। थोड़ी देर बाद वो रायपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद उनका गोरखपुर में कार्यक्रम है। और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि काशी भी पहुंच रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये बताने के लिए काफी है कि पीएम मोदी का आज का दिन कितना ज्यादा व्यस्त रहने वाला है और कितना ज्यादा खास ये दिन रहने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए काशी सज धजकर पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। और आज ही प्रधानमंत्री सीएम योगी के शहर को परियोजनाओं की कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। तो 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं आज अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो एक तरह से आज के दिन को सौगातों का शुक्रवार कहा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़, गोरखपुर और अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी को एक सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले रायपुर पहुंचेंगे, जहां वो राज्य के लिए 7,600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। रायपुर के बाद वो गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां वो गीता प्रेस शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। यहीं पर पीएम मोदी लखनऊ वाराणसी वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। आज गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का भी पीएम शिलान्यास करने वाले हैं। शाम 4 बजे पीएम वाराणसी पहुंच जाएंगे, जहां उनके कई कार्यक्रम हैं। लेकिन सबकी नजर गंगा नदी में तैरने वाली चेंजिंग रूम पर है, जिसका आज पीएम लोकार्पण कर रहे हैं। देखिए, गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो बेहद खास है, क्योंकि वो वहां गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में भी हिस्सा लेंगे। गीता प्रेस की शुरुआत 1923 में हुई थी, जो इस साल 100 साल पूरे कर रहा है। ये पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर गीता प्रेस गोरखपुर में काफी उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। दीवारों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, मेहमानों के लिए पंडाल बनाए जा रहे हैं। खास तौर पर इस खास मौके पर पीएम मोदी पहली बार आर्ट पेपर पर प्रकाशित चित्रमय शिव पुराण का विमोचन भी करने वाले हैं। तो देखिए, गोरखपुर पहुंचने पर वंदे भारत का तो करेंगे ही, वो हरी झंडी दिखाने वाले हैं, लेकिन उसके साथ ही गीता प्रेस के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के गीता प्रेस के इस जगह पर मौजूद होंगे। यहां पर वो इस लीला चित्र मंदिर का अवलोकन करेंगे। इस मंदिर को लेकर के एक बहुत ही खास बात यह है कि यहां पर सनातन धर्म के तमाम चीजों का वर्णन उनके सजीव रूप में दिखाई देता है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही इस लीला चित्र मंदिर का उद्घाटन किया था। और शताब्दी वर्ष पूरा होने पर अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका अवलोकन करने वाले हैं और यहां पर अलग अलग लीलाओं का जो सचित्र वर्णन है उसको देखेंगे। और गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टियों के साथ में उनकी यहां पर अनुवाद और उनसे बातचीत भी होगी। तस्वीरें आप देखिए, श्री राम लीला का सजीव वर्णन। ये जो चित्र आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, ये उन्हीं सजीव और उन्हीं पुराने साहित्य के साथ में संग्रहित करके यहाँ पर रखे गए हैं। और इनमें राम के लीला का, राम के पूरे जीवन का चरितार्थ चित्रों के जरिए किया जाता है। यही वो महत्वपूर्ण चित्र हैं जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की रामचरितमानस में आपको दिखाई देते हैं। और आज शाम प्रधानमंत्री मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। उनके पहुंचने से पहले काशी जगमगाने लगी है। सुंदर लाइटिंग से शहर के इलाके को सजाया गया है, मतलब शिव की नगरी काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आलम यह है कि काशीवासी प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर काफी उत्साहित है। एकदम उत्साह सा माहौल है। जश्न है, उल्लास है, चारों तरफ उमंग ही उमंग है। अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री के आगमन पर काशी इतरा भी रही है। पूरा बनारस जगमग हो रहा है।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचने वाले हैं और काशी को उनके स्वागत के लिए ऐसे ही सजाया गया है। काशीवासी भी उनके आगमन को यादगार बना देना चाहते हैं, तभी तो हर एक गली और हर एक मकान रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ है और उनके स्वागत के लिए तैयार है। बहुत उत्साहित हैं भैया कि इस बार भी कुछ नया बनारस को देंगे, जैसा हर उनके दौरे पे बनारस को कुछ न कुछ नया दिया जाता है नई सौगात के रूप में। तो इस बार भी वही लग रहा है और दिवाली का पूरा माहौल देख सकते हैं आप कि हर तरफ पूरा झालर वगैरह लगा दिया गया है। पीएम मोदी आज शाम को वाराणसी पहुंचेंगे और 1200 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात देंगे। ऐसे में काशी का हर एक निवासी उनके दौरे को लेकर उत्साहित है। जो मोदी जी ने काशी के लिए किया है, आज तक कोई भी सांसद अभी तक कुछ किया नहीं है। जितना विकास इन्होंने किया है, काशी को एकदम चेंज कर दिया है। एक मॉडर्न सिटी के रूप में काशी को विकसित कर दिया है और अभी क्या क्या बदलाव करेंगे ये तो मोदी जी के मन में ही है। पीएम मोदी जब से वाराणसी के सांसद बने हैं, उन्होंने काशी की तस्वीर ही बदल दी है। इसलिए तो बनारस के लोग अपने प्रिय सांसद का दिल खोलकर स्वागत करने के लिए तैयार हैं और बनारस में माहौल बिल्कुल दिवाली सा हो गया है। वाराणसी से ब्रजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी दौरे में श्रद्धालुओं को तैरते चैलेंज रूम की भी सौगात देने वाले हैं। अभी तक दशाश्वमेध घाट पर ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया गया था, पर अब ये जो प्रयोग है वो सफल रहने के बाद इसे काशी से दूसरे 6 घाटों पर भी शुरू कर दिया जाएगा। यानी बाकी जगहों पर भी गंगा नदी में स्नान के बाद कपड़े बदलने की सुविधा लोगों को मिल जाएगी। इसका बड़ा फायदा महिला श्रद्धालुओं को होने वाला है। प्रधानमंत्री जब भी अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं, काशी की जनता को एक बड़ी सौगात देकर जाते हैं। इस बार सावन के महीने में प्रधानमंत्री का आगमन काशी दौरे पर हो रहा है और इस बार वो काशी की जनता को लगभग 12,000 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। उनमें से अगर एक प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर फ्लोटिंग चेंजिंग रूम। आप देख सकते हैं हमारी मौजूदगी वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर है और यहाँ पर फ्लोटिंग चेंजिंग रूम बनाया गया है। जून में इसे ट्रायल के तौर पर बनाया गया था। अब लगभग जून से लेकर अभी तक 4 लाख लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, जिसके बाद इसे माना गया कि ये एक सक्सेस प्रोजेक्ट रहा है, जिसको देखते हुए अब वाराणसी के अन्य घाटों पर, अलग अलग घाटों पर 6 चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। लगभग 5.70 करोड़ रुपए की लागत से काशी के अन्य 6 घाटों पर ऐसे अलग अलग चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। बात करें घाटों की तो 80 घाट, राजघाट, केदार घाट, पंचगंगा घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, शिवाला घाट, इन घाटों पर इस तरीके के चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। और सावन के इस पावन महीने में हर तरफ बस बम लहरी की गूंज सुनाई दे रही है। तो जीएनटी ने सावन के महीने में जन कल्याण की भावना से कांवड़ यात्रा की शुरुआत की है, जो अभी भी जारी है। जीएनटी संग कावड़ यात्रा के तमाम रंग आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए, मनीष चौरसिया कावड़ यात्रा पर निकले हैं। जीएनटी की ये कावड़ यात्रा जन कल्याण के लिए है। आपके सामने इस वक्त 6 तस्वीरें हैं। हरिद्वार में भोले के भक्तों का स्वागत जोर शोर से किया जा रहा है। ऐसे में शिव भक्ति में लीन कावड़िए भी नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मतलब इन दिनों हरिद्वार पूरी तरीके से भगवा रंग में रंगा हुआ है। नाचते गाते शिव भक्तों ने इस यात्रा को महाउत्सव में बदल दिया है, तब्दील कर दिया है। चारों तरफ भगवान शिव के जयकारे, जयघोष जो है वो गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि आस्था का उत्सव सावन पर किस कदर छाया हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कावड़िए हैं वो नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। गुड न्यूज टुडे में आप सभी दर्शकों के लिए हरिद्वार से मां गंगा का जल ले लिया है, कांवड़ उठा ली है और अब इसे लेकर हम पहुंचेंगे वापस अपने शहर दिल्ली एनसीआर में। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में इस जल को चढ़ाऊंगा। आप सबके लिए आशीर्वाद मांगूंगा
पहली बार है कि जब हमने इस तरह से कांवड़ उठाई है, और अब ये देखना होगा कि कम से कम मैं भी अब उस एहसास को महसूस कर पाऊंगा जब एक कांवड़ इस तरह से मां गंगा का जल लेकर अपने कांधे पर रखकर आगे बढ़ता है, तो उसे किन किन बातों का एहसास होता है, उसके मन में क्या आता है, उसके मस्तिष्क में क्या आता है, क्या क्या वो सोचते हुए जाता है। और भोले का नाम तो लेता ही है, लेकिन मां गंगा का आशीर्वाद लेकर उसकी यात्रा और कितनी सरल हो जाती है, ये भी यहां से समझने की कोशिश करेंगे। जन कल्याण यात्रा गुड न्यूज टुडे कर रहा है। हम जो दिल्ली से हरिद्वार तक आए, कई कांवड़ियों से मिले, आपके लिए प्रार्थना की, मां गंगा में स्नान किया, फिर कांवड़ में जल लिया। ये सब चीजें गुड न्यूज टुडे या मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, बल्कि गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों के लिए कर रहे हैं, जिनका प्यार हमें लगातार मिलता रहा है। तमाम देशवासियों के लिए कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कांवड़ यात्रा है, जो किसी भी वजह से यहाँ पर नहीं पहुंच पाए मां गंगा का जल लेने के लिए, लेकिन उनके मन में शिव बसते हैं। और अगर उनके मन में शिव बसते हैं तो ये कांवड़ यात्रा उनके लिए है, आपके लिए है। तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया का। उनकी रिपोर्ट भी अभी आप देख रहे थे, जो हमें जीएनटी पर लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, और कांवड़ यात्रा पर वो खुद निकल पड़े हैं कांवड़ियों के साथ। मनीष, अभी मैंने आपकी रिपोर्ट देखी, आप भी मां गंगा का जल लिए भगवा रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए नजर आ रहे हैं, और कांवड़ियों में से एक ही लग रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव है, और कहां तक पहुंची है कांवड़ यात्रा? बिल्कुल, गुड न्यूज टुडे ने कांवड़ उठा लिया है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत कर दी है, और ये एहसास बिल्कुल अलग है। मतलब इससे पहले हम सालों से तस्वीरें देखते थे, कैसे कांवड़िए आ रहे हैं, कितना कितना जल वो कंधे पर लेकर जा रहे हैं, लंबी यात्रा वो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ तस्वीरों से आपको इस एहसास का एहसास नहीं होता कि ये क्या फीलिंग है जब आप खुद कांवड़ को अपने कंधे पर उठाते हैं। ये सिर्फ कांवड़ नहीं है, बल्कि मेरे लिए एक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कांवड़ उन सभी दर्शकों की तरफ से है जिन्होंने लगातार जीएनटी को अपना प्यार दिया है, गुड न्यूज टुडे को अपना प्यार दिया है, प्यार दे रहे हैं। ये यात्रा उनके लिए है, यात्रा उनकी तरफ से है। तो फिलहाल कांधे पर मैंने जल ले लिया है, सुबह गंगा स्नान किया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार दिल्ली की तरफ। अभी तो हम हरिद्वार में ही हैं, बस हम ये गलियां पार कर रहे हैं, इन गलियों से पार होकर आगे बढ़ेंगे, और फिर शाम तक हम पहुंचेंगे गाजियाबाद, और वहां पर सुधेश्वर नाथ मंदिर में जल चढ़ाएंगे। आप सबके लिए, जीएनटी के दर्शकों के लिए प्रार्थना करेंगे, आखिर ये यात्रा आप सबकी तो है। जी मनीष, आपने एहसास की बात की, तो क्या ये पहली बार है कि आप कांवड़ यात्रा में जो है वो शरीक हुए हैं, शामिल हुए हैं, और या इससे पहले भी आप जो है कांवड़ ला चुके हैं? अब मुझे नहीं पता कि इस सवाल का जवाब देने में मुझे शर्म आनी चाहिए कि नहीं, लेकिन शायद आनी चाहिए, क्योंकि अब उम्र 30 के पार की हो चुकी है। लेकिन ये पहली बार है कि मैंने कांवड़ उठाई है, ये पहली बार है कि मैं कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहा हूँ। और बात वही कि आप जब दूर से तस्वीरें देखते हैं तो आपको ये पता ही नहीं होता कि आप जब खुद इस कांवड़ को अपने कांधे पर रखेंगे तो आपको कैसा एहसास होगा, आप क्या महसूस करेंगे। इस वक्त आप खुद को मां गंगा के सबसे करीब पाते हैं, इस वक्त आप खुद को भगवान भोले के बहुत करीब पाते हैं, और इस वक्त आपको लगता है कि इससे भोले आपके साथ साथ यात्रा कर रहे हैं, और आप जो भी प्रार्थना इस वक्त करेंगे वो शायद सारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाएंगी, वो सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। इस कांवड़ को उठाकर ये एहसास हो रहा है। तो ठीक है, जीवन के इतने साल बीत गए, कांवड़ नहीं उठाया, लेकिन गुड न्यूज टुडे ने ये मौका दिया है, हमारे दर्शकों ने ये मौका दिया है, इसलिए ये आज कांवड़ ये कांधे पर है, और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इसे लेकर आगे बढ़ूंगा, और उन तमाम प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मंदिर तक पहुंचूंगा, जल चढ़ाऊंगा, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। ये एहसास वाकई सबसे अलग, ये बताता है कि आप भोले के कितने करीब पहुंच गए। बिल्कुल मनीष, और साफ तौर पे मैं यहाँ पर देख सकती हूँ, और जैसा आपने भी बताया कि दूर से तस्वीरें हमेशा अलग लगती हैं, लेकिन जब आप कांवड़ियों में से एक होते हो, आप उस एहसास को समझ सकते हो जो तमाम कांवड़िए जो है इस वक्त उन एहसास से गुजर रहे होंगे। मनीष, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, तमाम हम ये बात कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की ओर से, और कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है कांवड़ियों को इस पूरी यात्रा के दौरान। तो अब आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं और इस वक्त खुद कांवड़ियों में से एक है, क्या कुछ तमाम इंतजामात और क्या कुछ बाधाएं आती हैं इस पूरी यात्रा के बीच?
ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब जो आपको मिलने वाला है ना, वो शायद थोड़ा सा अलग है रूटीन जवाबों से। अक्सर ऐसी बड़ी यात्राओं में हम प्रशासन की व्यवस्था की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ चाक चौबंद मिलेंगी। जगह जगह आप देखिए बैरिकेडिंग की गई है कि किस रास्ते पर गाड़ियां जानी है, किस रास्ते पर गाड़ियां नहीं जानी है, तमाम पुलिसकर्मी भी मौजूद है। लेकिन अब जो असली बात ये है कि ऐसी बड़ी बड़ी महायात्राओं में जो मुख्य व्यवस्थापक होते हैं वो कोई और नहीं होता, बल्कि वो खुद श्रद्धालु होता है, वो कांवड़िया होता है जो कि कांवड़ लेकर निकला है। उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि वो सड़क पर सारी व्यवस्थाओं को मेंटेन करे। सुबह भी हमने एक बात कही थी कि ये कांवड़ जब आप लेकर चलते हैं तो कई बार ऐसे सकरे रास्ते आते हैं जहां पर जगह कम होती है, लेकिन सबके पास कांवड़ है, आपको निकलना है। उस बीच में मैं आपको बताऊं, मैं उन रास्तों से आया हूं, उस बीच में एक कांवड़ दूसरे कांवड़ का बेहद ख्याल रखता है। वो पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं किसी दूसरे की कांवड़ को कोई चोट ना पहुंचे, कुछ और ना हो जाए। वो इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। भले ही उन्हें कांवड़ लेकर एक जगह घंटों तक खड़ा रहना पड़े, लेकिन वो खड़े रहेंगे, लेकिन दूसरे कांवड़ियों को कष्ट नहीं होने देंगे और इसी भावना के साथ वो आगे बढ़ते हैं। मतलब ये कांवड़ यात्रा आपको समाज में रहते हुए समाज के साथ सामंजस्य बिठाने की भी जो सीख है वो देती है। तो इतनी बड़ी यात्राओं में, इतनी बड़ी कांवड़ यात्राओं में जो व्यवस्थापक होते हैं वो कोई और नहीं, होली की फौज होती है, शिव भक्त होते हैं, कांवड़िए होते हैं। अगर वो सड़क पर सब कुछ ठीक से करते हुए चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि बाकी जो प्रशासन है, पुलिस है, उनका रोल बहुत छोटा हो जाता है। मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। देखिए, दिल्ली में इस वक्त बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजा हुआ है। बाबा को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। बाबा की लोकप्रियता का आलम ये है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, आसपास के राज्यों से भी भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे बाबा बागेश्वर का जादू उनके भक्तों के सर चढ़कर बोल रहा है। बाबा के पंडाल में 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है। बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने जो लोग आए हैं, उनके खाने पीने का भी विशेष इंतजाम किया गया है। और देखिए, हाल ये है कि आज सुबह सुबह ही बाबा का जो पंडाल है वो पूरी तरीके से भर गया है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। श्री राम के जयकार से गूंज रहा पंडाल। जय श्री राम। हनुमंत कथा सुनने के लिए यहां पहुंचा है अपार जनसैलाब। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, सब और लोगों का हुजूम बाबा को सुनने के लिए दिख रहा है बेताब। हर ओर सनातन का जय घोष है कि सब राम का नाम लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में लगा है श्री राम उत्सव का मेला, जहां बागेश्वर सरकार के दरबार के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहां बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब खूबसूरत सजाए गए मंच पर भक्तों के सामने हनुमंत कथा सुनाने आए तो श्रद्धालुओं में जैसे उत्साह भर गया। देश के कोने कोने से यहां बाबा बागेश्वर के भक्त पहुंचे हैं, जिनकी कोशिश रहती है कि वो बाबा बागेश्वर के हर कार्यक्रम में पहुंचे। बहुत खुशी मिली जो बाबा बागेश्वर धाम के दर्शन हुए, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शन हुए। कथा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रही है। बाबा बागेश्वर के इस उत्सव में कई ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जो आश्चर्यचकित करने वाली थी। यहाँ पर एक शख्स हनुमान जी का स्वरूप लेकर पहुंचा तो लोग नतमस्तक होने लगे। कहते हैं जब राम कथा होती है तो हनुमान वहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ पर हनुमान की कथा हो रही है। बाबा बागेश्वर यात्री पे बैठ के हनुमान कथा कर रहे हैं और फिर हनुमान स्वरूप में यहाँ पर आपको हनुमान जी नजर आएंगे। हनुमंत कथा को सुनने देश भर से संत समाज भी पहुंचा है। अलग अलग वेश में श्री राम कथा को लेकर अजब सा उत्साह इनमें नजर आ रहा है। अलग अलग अखाड़ों से संत पहुंचे हैं। कुछ संत बाबा बागेश्वर
बागेश्वर को हनुमान जी का अवतार मानते हैं और वो कहते हैं कि अगर अब तक सनातन में ऐसे संत नहीं है जिन्होंने इतनी भीड़ इकट्ठा कर दी है। यही वजह है कि आपको पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। देश में अलग अलग हिस्सों से न सिर्फ बाबा के भक्त बल्कि संत समाज भी यहाँ बाबा बागेश्वर का एक दीदार करने पहुंच रहा है। दिल्ली में बाबा का दरबार शनिवार तक सजा है। इस दौरान यहाँ अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। लोगों में उत्साह ऐसा है कि बाबा के दर्शन और उनके मुख से हनुमंत कथा सुनने के लिए कई दिन पहले से ही लोग यहाँ जमा होने लगे थे। 2-3 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए। हाँ, राजस्थान से आए, 3 दिन हो गए यहीं रह रहे। राजस्थान से आए हैं, 3 दिन हो गए यहीं बाबा के दर्शन के लिए। हाँ, यहीं बैठे हैं 3 दिन से। आज दोपहर 12 से 3 बजे तक धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार भी लगेगा, जिसमें भक्तों की पर्ची देखी जाएगी। शाम को 4 से 8 बजे तक हनुमंत कथा होगी और रात 8 से 11 बजे तक सत्संग का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का समापन शनिवार को होगा। उस दिन 12 बजे 21 जोड़ियों के सामूहिक विवाह करवाए जाएंगे। इसमें खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मौजूद रहेंगे। फिर रोज की तरह शाम 4 बजे से 8 बजे तक हनुमंत कथा सुनाई जाएगी और कार्यक्रम का समापन होगा। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बाबा बागेश्वर का जो धाम है वो सज चुका है। दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दरबार लग चुका है। हमारी संवाददाता अनामिका जो है हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, इस वक्त क्या माहौल है वहां का? समय हम वहां मौजूद हैं जहां बाबा बागेश्वर हनुमान कथा कर रहे हैं। उत्सव मैदान है आईपी एक्सटेंशन का और आज बाबा बागेश्वर जो है वो अपना दिव्य दरबार लगाएंगे, पर्ची देखेंगे लोगों की। और आज ये अनुमान भी लगाया जा रहा था कि जो भीड़ है वो बढ़ सकती है, इसीलिए सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स जो है वो बहुत टाइट कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिपुरा स्टेट राइफल्स यहाँ पे तैनात है और अब जो गेट है इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि जो पंडाल है वो पूरा भर चुका है। अगर मेरे विजय तस्वीरों में दिखा पाए थोड़ा आगे जाके तो देखिए पूरी सड़क जो है वो भीड़ से भरी हुई है। ये वो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं अंदर जाने का, लेकिन अंदर बैठने की अब जगह नहीं बची है क्योंकि आज सुबह 4 बजे से ही यहाँ पे लोग आने शुरू हो गए थे और अब पंडाल जो है वो पूरी तरीके से भर चुका है। अगर आप दूसरी तस्वीरें देखें तो दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तैनाती बढ़ा दी है क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। और अगर हम थोड़ा आगे चल के आपको दिखाएं तो जो लोग अंदर जा रहे हैं उनके पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए थे। पूरी चेकिंग करके जा रहे थे कि जो सामान ले जाया जा रहा है उसमें कोई ऐसा सामान ना हो जिससे अंदर कोई अनहोनी हो सके। पूरी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अभी लोगों को आने के लिए मनाही कर दी गई है क्योंकि पंडाल पूरा भर चुका है और हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। देखिए अंदर जो है वहाँ पे यज्ञ चल रहा है। अगर हम आपको अंदर जाके दिखा पाए, आप देखिए कि यहाँ पे सिक्योरिटी के जब आप सिक्योरिटी चेक करवा लेते हैं तो इसके बाद आप आ जाते हैं। और अगर मेरे विजय यहाँ पे दिखाएं कि मेरे दाहिने तरफ जो है वो पंडाल है जो पूरा भर चुका है और बाहिने तरफ मेरे जो है वो 21 कुंडलीय यज्ञ चल रहा है। हम अंदर जाने की कोशिश भी करेंगे और यहाँ पे 21 परिवार इस यज्ञ से है जो पूरे दिन की शुरुआत की जा रही है। कल भी 21 कुंडलीय यज्ञ हुआ था और आज भी यहाँ पे 21 कुंडलीय यज्ञ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मंत्रोच्चारण हो रहा है। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले यज्ञ किया जाता है और ये 21 कुंडलीय यज्ञ है। यहाँ पे मंत्रोच्चारण किए जा रहे हैं, आहुतियां दी जा रही है, संकल्प लिए जा रहे हैं और इसके बाद जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है 12 बजे अपना दिव्य दरबार लगाएंगे और उसके बाद जो है वो हनुमान कथा सुनाएंगे 4 बजे। बिल्कुल अनामिका, साफ तौर पे मैं वहां पर देख पा रही हूँ कि खचाखच भीड़ है। गेट के बाहर भी भक्त अभी मौजूद हैं, अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका हमें तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जेनेवा से आई उस खबर की जिसे मेडिकल फील्ड के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की हम लगातार बात कर रहे हैं। एआई की दुनिया में नर्स रोबोट की एंट्री हो गई है और हर कोई इससे रोमांचित नजर आ रहा है। देखिए इंसानों की शक्ल जैसे इस रोबोट की क्या कुछ है कहानी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। Later, humans, I'm gonna head down to the lake and get wild and funky. I am a robot. I'm currently working on them. Hi Abdullah, it's nice to meet you. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रही है जिंदगी आसान।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा कमाल कि शक्ल सूरत में हूबहू इंसान। बुजुर्गों की मुश्किलों को आसान बनाने में काम आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिनेवा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसके हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल जिनेवा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली सोशल रोबोट बनाई है। नादीन नाम की ये एआई रोबोट बिल्कुल इंसानों जैसी हावभाव रखती है और उन्हीं की तरह बातें भी करती है। I am a robot. I have a human-like physical appearance, but I am not human. ह्यूमनाइड रोबोट नादीन एक नर्स की तरह बुजुर्गों का ध्यान रखेगी। कोविड-19 महामारी के दौरान मरीजों की देखभाल करने वाले नर्सिंग स्टाफ को भी इस महामारी के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन यह आविष्कार मरीज से लेकर नर्स हर किसी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि नादीन 24 घंटे मरीज के साथ रहकर उनका ध्यान रख सकती है। ये एआई रोबोट मेडिकल वर्ल्ड के लिए बड़ी आविष्कार मानी जा रही है। एआई तकनीक पर आधारित रोबोट के अलावा यहाँ कई तरह के रोबोट्स अपनी धाक जमाते दिख रहे हैं। I'm in Geneva, and I'm ready to rock this world with my wild and funky vibes. अब रॉक म्यूजिक का मजा हो या पालतू जानवरों को ये बेबी सेल रोबोट पार हो, सब अपनी काबिलियत दिखाते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक आस्था और भक्ति के रंग बिखरे हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों का जोश भी हाई बना हुआ है। अमरनाथ यात्रा जारी है और पवित्र गुफा से शिवलिंग की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। तो देखिए अमरनाथ से ये ताजा तस्वीरें, जहां भक्तों का सैलाब जो है वो लगा हुआ है। बाबा बर्फानी के दर्शन जो हैं वो करने पहुंच रहे हैं। अब तक 1 लाख के जो श्रद्धालु हैं, 1 लाख जो है उनकी गिनती हो चुकी है। 1 लाख जो श्रद्धालु हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। संपत्ति पुण्यो हवतव दर्शना। शंकर भगवान की